हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ एक मोटिवेशन कोट के साथ करेंगे कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। तो इसी जोश और जुनून के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, आज शुभारंभ करेंगे अपनी क्लास का। और आज की क्लास में अपन किरचॉफ के बेसिस पे और एक नेटवर्क के अंदर लूप, मेश और नोड एनालिसिस वगैरह, जो भी नोड पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल नोड क्या होगा, ब्रांचेस कौन सी होंगी, वो सभी चीजें अपन जानेंगे। दोस्त, बीती क्लास में अपन ने किरचॉफ से रिलेटेड, किरचॉफ के लॉ से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी, कुल 5 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, और वो 5 डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी थी। उनमें थी ब्रांच। तो ब्रांच का मतलब होता है कि अपने नेटवर्क का कोई भी पार्ट जहां पे करंट क्या हो, कांस्टेंट हो। एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क विच करंट इज फिक्स्ड, जहां पे करंट का मान क्या हो, फिक्स हो, करंट का मान कांस्टेंट हो, तो वहां पे अपन क्या बोलते थे, उसे ब्रांच बोला करते थे। फिर बात आती है नोड पॉइंट। तो अगर दो ब्रांचेज आपस में आकर के मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को अपन बोलेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट अपने नेटवर्क का कोई भी अपन पॉइंट ले ले जहां पे दो ब्रांचेज आकर के मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को अपन बोला करते थे नोड पॉइंट। अब और अगर अपन बात करें प्रिंसिपल नोड की, तो जहां पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचेज आकर के मिले, 3 ब्रांच भी हो सकती है या 3 से अधिक, फिर कितने भी वो ब्रांचेज हो, अगर 3 ब्रांचेज, मिनिमम ब्रांच होनी चाहिए 3, और मैक्सिमम ब्रांच हो कितनी भी हो सकती है, तो जहां पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचेज आकर के मिले, तो उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। फिर अपन ने जाना कि लूप क्या होता है। तो एनी क्लोज पार्ट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का कोई भी क्लोज पार्ट, कोई भी क्लोज पार्ट है, कोई भी क्लोज अपना सर्किट आ गया, या कोई भी बंद पार्ट यहाँ पे अपन बोलेंगे, तो वो क्या है, लूप है। लेकिन मेश में एक फिक्स शर्त है कि मेश में क्लोज पथ ही होगा, लेकिन वो वाला पथ जिसमें करंट्स का डिवीजन नहीं हो, कि वो लूप जिसमें करंट्स का डिवीजन ना हो, करंट डिवाइड नहीं हो रहा हो, उस लूप को अपन क्या बोलते हैं, मेश बोला करते हैं। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। अब इसको नेटवर्क में कैसे अप्लाई करना है, वो तो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, वो थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई। अब इस चीज को अपन को नेटवर्क में कैसे कवर अप करना है, नेटवर्क में कैसे इस चीज को यूज करना है, तो वो चीज देखते हैं। तो दोस्तों, आपके बीच एक नेटवर्क दिया गया है, और आपको नेटवर्क देने के साथ साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है। रेजिस्टेंस का मैं मान बता दूं, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया, ये वाला R3 हो गया, ये वाला R4 हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R5। ठीक है। और इसके अतिरिक्त करंट अपन देख लें, तो वही अपन मान रहे हैं कि इसमें I1 करंट बह रही है, इस वाले में I4 करंट बह रही है, इस वाले में I5 करंट बह रही है, इस वाले में I3 करंट बह रही है, इस वाले में I2 करंट बह रही है। तो ये सब चीजें, ठीक है, ये अपनी, और ये अपना का क्या है, अपना कोई भी सोर्स E है, अपना कोई भी सोर्स दिया गया है वो E है। ठीक है। तो भी कोई भी सोर्स दिया गया है वो E है। तो अब देखना, अब सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे लूप की। या सबसे पहले अपन बात किसकी करें, ब्रांच की। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि ब्रांच क्या होती है, ऐसे बताओ। इस वाले जो अपने को नेटवर्क दिया गया है, इस वाले नेटवर्क में ब्रांच कौन सी है। राइटिंग अगर सही से आपको समझ में ना आ रही हो, तो ये दोबारा लिख देता हूं, ब्रांच। ठीक है। ब्रांच कौन कौन सी है, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो ध्यान से सुनो, इस वाले लूप में मेरे को बताओ ब्रांच कौन सी है। मैंने आपको क्या बताया, ब्रांच का मतलब है जहां पे करंट्स का वैल्यू कांस्टेंट हो, जहां पे क्या हो, करंट्स का वैल्यू
कांस्टेंट हो, यहाँ पे करंट्स का वैल्यू फिक्स हो। नेटवर्क का कोई भी अपन पार्ट ले लें जिस पार्ट में करंट्स का वैल्यू फिक्स हो, तो भाई ले ऐसा पार्ट, कौन सा पार्ट अपन ले, तो देखना भाई ध्यान से। देखिए R1 रेजिस्टेंस की तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। ये जो डिब्बा बनाया, क्या R1 रेजिस्टेंस में केवल I1 करंट ही बह रही है क्या? अरे भाई R1 रेजिस्टेंस में केवल I1 करंट ही बह रही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल I1 करंट ही बह रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई करंट नजर तो नहीं आ रही होगी, कोई अलग करंट तो नहीं है। तो आप कहोगे भाई बिल्कुल अलग करंट इसमें नहीं है। अलग नहीं है इसका मतलब जो अपना I1 होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, I1 क्या हो गया अपना फिक्स हो गया कि भाई इस R1 रेजिस्टेंस में केवल एक ही करंट फ्लो हो रही है और वो अपनी I1 है। मतलब ये क्या है, फिक्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी करंट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जो R1 अपनी क्या है, एक ब्रांच है। यानी जो पॉइंट ए बी है वो अपनी क्या है, एक ब्रांच है। पॉइंट ए बी किस में आ जाएगी, पॉइंट ए बी ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, तो एक वाली ब्रांच हो गई ए बी। इसी प्रकार से भाई बीसी में देखो, अरे भाई बीसी में देखो, बीसी जहां पे R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, केवल I2 करंट ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बीसी में I2 करंट ही है, तो एक हो गई अब बीसी। इसी प्रकार से भाई सीडी हो गई, जहां पे R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो वाली सीडी हो गई। इसी प्रकार से बीएफ हो गई, जहां पे R4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। भाई इनमें सब में करंट क्या है, फिक्स है। इन सभी में करंट्स का वैल्यू क्या है मेरे भाई, फिक्स है। इसी प्रकार से अपनी सीजी है, वो भी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई, क्योंकि इसमें R5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जो R5 इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें एक फिक्स करंट I5 का फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ब्रांच क्या होती है, ये चीज क्लियर। नेटवर्क में ऐसे कैसे देखेंगे, ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिएगा सेकंड चीज अपन देखें, नोड पॉइंट। सेकंड चीज देखो भाई, नोड पॉइंट। सेकंड चीज अपन देख रहे होंगे नोड पॉइंट। भाई इस वाले नेटवर्क में नोड पॉइंट कौन सा है, ये देखो। तो नोड पॉइंट का मतलब होता है जहां पे दो ब्रांचेज आकर के मिले। नोड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो ब्रांचेज आकर के मिले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सर्किट में एक बात ध्यान से सुनना कि अपनी जो देखो रेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, अपने सोर्स ईस्ट से लेकर के ये वाली, ये डी तक, डी से लेकर के सोर्स ई तक आपको रेड लाइन नजर आ रही है। ये क्या है, ये क्या है, ये रेड लाइन। तो रेड लाइन का मतलब ये है कि ये क्या है, अपनी भू संपर्कित है, ग्राउंडेड है। ये रेड लाइन का मतलब है कि भाई ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये जी पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, ये सब के सब क्या है, ग्राउंडेड है। तो क्या सर ग्राउंडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंडेड होने का मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो शून्य होगा। अरे भाई इनके ऊपर जो वोल्टेज का मान होगा यहाँ पे वो शून्य होगा। ग्राउंडेड का मतलब क्या होगा कि इनके ऊपर जो वोल्टेज होगी ना वो क्या होगी, शून्य होगी। भाई यहाँ पे भी वोल्टेज शून्य होगी, एफ में भी, जी में भी, एच में भी और डी वाले पॉइंट पे भी, यहाँ पे सभी पे ये क्या है, ग्राउंडेड है। और ग्राउंडेड होने के कारण इसके ऊपर जो वोल्टेज होगी, ये जो करंट्स होंगी, उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्योंकि ग्राउंडेड का मतलब होता है कि पूरा का पूरा करंट अपने ग्राउंड में चला गया, पूरा का पूरा करंट क्या हो गया, ग्राउंड में चला गया। और ऐसा अपन अपने जो घरों में या बिल्डिंगों में इसका उपयोग किया जाता है। अपन नहीं बोलते कि जैसे अपन किसी भी युक्ति को, किसी भी डिवाइस को देखते हैं तो डिवाइस में 3 पिन लगी होती है। अब देखोगे 3 पिन लगी होती है, जिसमें जो एक 2 पिन छोटी होती है और दोनों पिन छोटी होती हैं, और दो जो उसके 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे 2 पिन है, वो क्या होती है, फिक्स लंबाई की होती है। लेकिन तीसरी वाली पिन होती है वो थोड़ी मोटी और लंबी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो पिन क्या करती है, उस पिन से जो वायर जा रहा होता है वो अपने ग्राउंड में जा रहा होता है। ठीक है, अब वो ग्राउंड में जाएगा तो क्या होगा सर, कि अपनी डिवाइस से जो भी बाहर का जो करंट होगा ना, जितना भी अपनी डिवाइस जो भी करंट मारेगी, जो भी कोई झटका होगा ना करंट का, वो कम हो जाएगा। क्योंकि उस करंट से पहले भाई एक तो उसका जो पिन है वो बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब करंट पहले उसमें से जाएगा। ठीक है, अब करंट पहले भाई उसमें से जाएगा तो
जितना भी उसका जो करंट होगा वो ग्राउंडेड में चला जाएगा। भाई जो भी अपने जैसे मान लो अपन इलेक्ट्रिक चूल्हे का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे में 3 पिन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा अपना करंट मार रहा है तो वो झटका नहीं मारेगा, अगर 3 पिन, अगर तीसरे वाली पिन अपने ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसलिए ग्राउंडेड का बहुत ही मतलब ऐसा हुआ, ग्राउंडेड का मतलब ऐसा हो गया कि भाई ये ग्राउंड में पूरा करंट जा रहा है, और ग्राउंड का आप रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटिव है भाई, ग्राउंड में कितना ही करंट दे दो उसका तो इन्फिनिटिव है, तो फिर वहां पे अपने जो सर्किट होगा वहां पे करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए अपना जो भी पॉइंट डी है, ई है, एफ, जी, एच, ये सभी पॉइंट्स ग्राउंडेड होने के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो 0 होगी, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी। तो यू ही 0 नहीं है, इसके पीछे का कारण है, और कारण आप जान चुके हो, ठीक है। तो चलेगा। अभी नोड पॉइंट का मतलब क्या होती है, जहां पे 2 ब्रांचेज आकर के मिले, तो 2 ब्रांच आप मेरे को ये बताओ कहां पे आके मिल रही हैं, तो आप कहोगे भाई एक तो एच पॉइंट है, वहां पे 2 ब्रांच आकर के मिल रही है। अरे भाई 2 ब्रांच आकर के मिल रही है क्या, आप कहोगे नहीं मिल रही। अरे भाई 2 ब्रांच कहां पे आकर के मिल रही है मेरे को ये बताओ, अरे कहीं भी तो नहीं मिल रही यार, तो नोड पॉइंट इसमें है ही नहीं। आपको नजर आ रहा है क्या, मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा कि 2 ब्रांचेज जहां पे एक साथ आकर के मिल रही हो पांचों में, तो ऐसा कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो नोड पॉइंट इसमें नहीं है। तो नोड पॉइंट नहीं है तो अपन को लोड नहीं लेनी है, नोड पॉइंट नहीं है तो नहीं है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोट डाल लो भाई, नोट में मैं लिख देता हूं, नोट में अपन लिख दे ताकि ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, भूल जाते हैं बाद में। अब तो बोल दिया ग्राउंडेड है, लेकिन फिर बाद में भूल जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा उस चीज का। तो नोट डी, ई, एफ, जी, एच बिंदु एक ही है, बिंदु एक ही है, यानी ये सभी बिंदु क्या है, एक ही है। अपन बोल सकते हैं कि एक ही सारे के सारे बिंदु हैं, वो अपन बोल सकते हैं एक ही पॉइंट है, क्योंकि भाई 0 है तो 0 है तो उसका क्या ही रेजिस्टेंस होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि ये पूरी वायर है वो किसी एक ही पॉइंट पिक से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब तीसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल नोड कौन सा है, इनमें तीसरी बात आ गई प्रिंसिपल नोड की, तीसरी बात आ गई प्रिंसिपल नोड कौन कौन से हैं। तो देखो भाई इसमें प्रिंसिपल नोड कौन सा होगा, सर्किट की तरफ अपनी नजर दौड़ाओ और देखो, तो देखो भाई आप पॉइंट बी की तरफ देखो, क्या 3 ब्रांचेज आकर के मिल रही हैं, आप कहोगे बिल्कुल पॉइंट बी पे 3 ब्रांचेज आकर के मिल रही हैं, अपनी R1 ब्रांच है, R2 ब्रांच है और R4 ब्रांच, तीनों की तीनों ब्रांचेज पॉइंट बी पे आकर के मिल रही है। इसका मतलब पॉइंट बी अपना क्या है, एक प्रिंसिपल नोड है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट बी मेरे भाई क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल नोड हो गया। अरे भाई हो गया क्या, पॉइंट बी प्रिंसिपल नोड हो गया। फिर देखो, फिर पॉइंट सी की तरफ देखो, पॉइंट सी की तरफ देखो भाई, अरे भाई पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे भी 3 ब्रांचेज आकर के मिल रही हैं, कौन सी है वो तीनों ब्रांच, तो आप कहोगे R2, R3 और R5, 3 ब्रांच है R2, R3 और R5, वो तीनों ब्रांचेज अपने पॉइंट सी पे मिल रही है। इसका मतलब पॉइंट सी भी एक क्या है, अरे पॉइंट सी भी एक प्रिंसिपल नोड है। इसके अलावा आप देखें नेटवर्क में देखो कहीं पे 3 ब्रांचेज आकर के मिल रही हो तो मेरे ख्याल से आप वाली आंख से तो इन 3 के अलावा, इन दोनों पॉइंट बी और सी के अलावा तीसरी कोई भी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मेरे को एक नजर आ रहा है क्योंकि मैंने ध्यान से देखा है। आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब सुनना ध्यान से, एक और है, एक ब्रांच और है, और वो है खुफिया ब्रांच। क्यों है, क्योंकि अपन को नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रही है ना। अरे भाई अपन ने ऐसे ऊपर ऊपर से देखा तो वो ब्रांच नहीं दिखाई दे रही, और जो ब्रांच अपन को नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, मास्टरमाइंड से दिखाई दे, तो वो क्या होती है, वो जो खुफिया होगी भाई। अरे भाई डायरेक्ट नहीं दिखाई देगी, इनडायरेक्टली देगी, तो वो तो खुफिया ही होगी, उसको अपन वो क्या ही बोले, खुफिया। इसका मतलब ये है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ये सभी के सभी पॉइंट एक है। अब देखो, देखिए मैं जो ब्रांच बता रहा हूं वो ध्यान से देखो मेरे भाई। अब सुनना, क्या ऐप क्या एक प्रिंसिपल नोड है क्या,
अरे भाई एफ एक प्रिंसिपल नोड है क्या? आप कहोगे नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा है। सुनो, यहां से देखो डी से आने वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो आ सकता है, क्योंकि सभी के वोल्टेज क्या है, 0 है, और मैंने क्या बोला कि ये सभी पॉइंट्स एक ही है। तो एफ पे एक 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 रेजिस्टेंस तो ये आ गया, एक अपनी ब्रांच तो ये आ गई R3 ब्रांच। दूसरी वाली ब्रांच आ गई R4 ब्रांच। अरे भाई R4 ब्रांच भी तो आ रही है, तो आप कहोगे बिल्कुल R4 ब्रांच भी आ रही है। फिर देखो तीसरी अपनी जो सोर्स है ना, ये भी तो एक ब्रांच है भाई, इसमें भी तो करंट फिक्स ही है। अरे भाई सोर्स में भी क्या होता है, सोर्स को भी अपन ब्रांच में इंक्लूड कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, सोर्स में अपनी करंट क्या है, कोई फिक्स है, सोर्स से कोई करंट फिक्स आ रही होगी, फिर वो जाकर के आगे डिवाइड हो रही है। भाई सोर्स से मानो आई करंट फ्लो हो रही है, सोर्स से करंट आई फ्लो हो रही है, आगे जाकर के फिर वो R1 R2 R3 R5 R4 इनमें सब में डिवाइड हो रही है, लेकिन सोर्स से जा तो एक फिक्स करंट आई रही है, आई गई, आई फिर R1 ब्रांच में गई, तो फिर वो I1 में विभक्त हो गई। फिर आगे R1 ब्रांच था, वो दो ब्रांचों में टूट गया, R2 और R4 में। तो R2 में अपनी अलग करंट I2 चली गई, R4 में अपनी अलग करंट I4 चली गई। फिर R2 अपना आगे और गया, R2 आगे जाते ही भी ये दो ब्रांचेज में और विभक्त हो गया, R3 और R5 में। तो वहां पे फिर करंट क्या हो गई, डिवाइड हो गई। लेकिन जब वो गई थी सोर्स से, तो वो तो एक फिक्स करंट गई थी, डिवाइड होके थोड़ी ना गई थी, वो तो आगे जाकर के रेजिस्टेंसों में क्या हो गई, विभक्त हो गई। इसलिए अपना जो बैटरी है वो भी क्या है, एक ब्रांच है, क्योंकि इसमें करंट फिक्स है। भाई बैटरी में कौन सी करंट विभक्त हो रही है, बैटरी में भी जो करंट होगी वो फिक्स होगी, इसलिए बैटरी को अपन क्या मान लेंगे, ब्रांच मान लेंगे। और जो अपनी पॉइंट एफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, अरे वो भी अपना प्रिंसिपल नोड होगा ना मेरे भाई। तो ये तीन प्रिंसिपल नोड हो गए, तो बी सी एफ, ठीक है, बी सी एफ, तीन प्रिंसिपल नोड कौन से हो गए, बी सी एफ हो गए भाई। तो लिख दो भाई, तीन प्रिंसिपल नोड हो गए अपने बी सी एफ, ठीक है। तीन प्रिंसिपल नोड कौन से हो गए, बी सी एफ। अब चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें मेरे को बताओ लूप कौन सा है। भाई लूप, तो लूप बताओगे, ध्यान से सुनो। तो भाई लूप कौन सा होगा, देखो ध्यान से। सर्किट में मैंने कहा कोई भी क्लोज पथ आप ले लो, कोई भी क्लोज पथ, वो ही क्या होगा, लूप होगा, एनी क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ देखो भाई, तो आप देखोगे ए बी, ध्यान से देखना। अभी अपन एक कुछ अलग कलर ले लें, आप देखो ये वाला, तोते नजर आ रहे हैं, अरे भाई तोते नजर आ रहे हैं, ए बी एफ ई ए, ये क्या एक लूप है, तो आप कहोगे बिल्कुल एक लूप है। फिर देखो बी सी जी एफ बी, ये भी एक लूप है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल एक लूप है। और सी डी एच जी सी, सी डी एच जी सी, ये भी एक लूप है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल एक लूप है। तो भाई तीन लूप तो ये हो गए, तीन लूप तो ये हो गए। तो लिख दे भाई तीनों लूपों को। एक तो हो गया ए बी एफ ई ए, एक तो क्या हो गया ए बी एफ ई ए बी एफ ई ए। एक लूप कौन सा हो गया, दूसरे वाला क्लोज पथ कौन सा हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दूसरे वाला देखो भाई क्लोज पथ कौन सा हो गया, तो दूसरे वाला हो गया बी सी जी एफ बी। दूसरे वाला कौन सा हो गया, बी सी जी एफ बी, बी सी जी एफ बी, ये भी अपना क्या हो गया, एक लूप हो गया। इसके अलावा भाई और कौन सा लूप दिखाई दे रहा है, तो तीसरे वाला क्लोज पथ देखो, तीसरे वाला देखो सी डी एच जी सी, सी डी एच जी सी, ये भी अपना एक क्लोज पथ है। तो सी डी एच जी सी हो गया, सी डी एच जी सी, सी डी एच जी सी, ये भी अपना क्या हो गया, एक क्लोज पथ हो गया। इसके अलावा देखो भाई
अब इसके अलावा कौन कौन सा पथ है, वो बंद पथ है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसके अलावा आप देखोगे ए बी सी जी एफ ई ए बी सी जी एफ ई ए, ये क्या एक क्लोज पथ है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल है। ए बी सी जी एफ ई ए बी सी जी एफ ई ए कौन सा हो गया? ए बी सी जी एफ ई ए बी सी जी एफ ई ए बी सी जी एफ ई ए। इसके अलावा कौन सा क्लोज पथ होगा? इसके अलावा देखो भाई और भी बहुत सारे क्लोज पथ है यार इसमें। अब देखो आप मेरे को बताओ, ए बी सी डी ये पूरा वाला बंद पथ, एच जी एफ ई ए बी सी डी एच जी एफ ई ए, ये भी तो एक पूरा क्लोज पथ हो रहा है। तो आप कहोगे बिल्कुल ये भी एक पूरा क्लोज पथ है। तो भाई लिखो कौन सा? ए बी सी डी ए बी सी डी एच जी एफ ई ए बी सी डी एच जी एफ ई ए बी सी डी एच जी एफ ई ए बी सी डी एच जी ई एफ ए या एच जी एफ ई ए, ठीक है। ए बी सी डी एफ जी एच ए बी सी डी एच जी एफ ई ए, ओके, ये वाला पूरा क्लोज पथ हो गया। इसके अलावा भाई आप ये वाला लेओगे बी सी डी वाला, बी सी डी एच जी एफ बी, ये वाला भी तो क्लोज पथ है ना। तो ये भी अपना क्या हो गया? लूप हो गया। बी सी डी एच जी एफ बी, बी सी डी एच जी एफ बी, कौन सा? बी सी डी एच जी एफ बी, बी सी डी एच जी एफ बी। तो ये अपने क्या हो गए? लूप। इसके अलावा आपको कोई लूप छूट गया हो तो देख लो भाई, सारे के सारे लूप ले लिया ना। एक बार पुणे नेटवर्क को देख लो कि भाई कोई लूप अगर अपन ने छोड़ दिया हो तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई लूप नहीं है जो अपन ने छोड़ दिया हो, कोई नहीं है। अरे भाई ऐसा कोई भी लूप अपन ने नहीं छोड़ा, सबके सब ले लिए, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? अरे ये क्या हो गया? लूप का काम हो गया। अब अपन पांचवी चीज देते हैं, मेस। पांचवी चीज कौन सी देखेंगे? मेस देखेंगे भाई। मेस। अब बताओ भाई, मेस मैंने क्या बोला? एनी क्लोज पाथ मेस नहीं होगा मेरे भाई, वो ही लूप मेस होगा जिसमें करंट्स का डिवीजन ना हो रहा हो। तो भाई बात का ध्यान सुनना, मेस में और लूप में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभार वो लूप की जगह मेस शब्द यूज में ले लेते हैं, मेस की जगह लूप शब्द यूज में ले लेते हैं। तो मेस का मतलब पुनः सुन लेना, मेस का मतलब है कि वो लूप जहां पे करंट्स का डिवीजन ना हो रहा हो। जिस लूप में अगर करंट्स का डिवीजन आपके नहीं हो रहा है तो वो मेस होगा। लूप अपन कोई भी बंद जो क्लोज पाथ है, कोई भी बंद पथ है, उसको अपन जहां भी अपन को नेटवर्क में दिखेगा अपन को क्लोज पाथ और अपन ने ले लिया तो वो क्या हो गया? लूप हो गया। उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। लेकिन मेस में एक फिक्स शर्त पे ही काम करेगा। मेस में एक फिक्स शर्त आप मान के चलना कि करंट्स का डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, अब इसमें केवल तीन ही आपको मेस नजर आएंगे। एक तो ए बी एफ बी, ये तो हो गया ए बी एफ ई ए, ये वाला हो गया। सेकंड वाला हो गया बी सी जी एफ बी, और थर्ड वाला हो गया सी डी एच जी सी। इसके अलावा आप कोई भी क्लोज पाथ लेके दे लो। जैसे मैंने ये वाला क्लोज पाथ ले लिया तो मेरे भाई बीच में क्या हो गई? करंट्स का डिवीजन हो गया। मैंने ये वाला क्लोज पाथ लिया, बीच में करंट्स का क्या हो गया? डिवीजन हो गया। मैंने पूरा क्लोज पाथ ले लिया तो दोनों करंट्स का क्या हो गया? बीच में डिवीजन हो गया। तो आप इसके अलावा कोई भी क्लोज पाथ ले लेना, मेस नहीं होगा, ठीक है। ये तीन ही अपने मेस होंगे। और वो तीनों मेस कौन कौन से होंगे भाई? ए बी एफ ई ए हो गया, बी सी जी एफ बी हो गया, और सी डी एच जी सी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक मेस लूप हो सकता है। एवरी मेस इज लूप, बट एवरी लूप इज नॉट पॉसिबल मेस। एवरी लूप का मेस होना, प्रत्येक लूप का मेस होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रत्येक मेस लूप हो सकता है। प्रत्येक मेस लूप हो सकता है, लेकिन
प्रत्येक लूप मेश हो ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेश अपन उसको बोल रहे हैं जहां पे करंट्स का डिवीजन नहीं हो, लेकिन लूप में तो करंट्स का डिवीजन हो सकता है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि प्रत्येक मेश लूप हो सकता है, प्रत्येक मेश लूप हो सकता है, प्रत्येक लूप का मेश होना कोई कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो लिख लो भाई मेश में ये तीनों अपने जो क्लोज पाथ है वो नोट डाउन कर लो। देखो भाई कौन से अपने इसमें लूप में देखे ही है ना तीनों शुरुआत वाले, कौन से हो गए? एक तो हो गया ए बी एफ ई ए, दूसरे वाला हो गया बी सी जी एफ बी सी, बी सी जी एफ बी, और एक हो गया सी डी एच जी सी, सी डी एच जी सी। ये तीनों अपने क्या हो गए? मेश हो गए। दोस्त फटाक से एक बार आप नोट डाउन कर लो इन चीजों को, सर्किट बना लो, ये नेटवर्क बना लो और फिर इसको नोट डाउन कर लो। मैं एक बार कैमरे से हट जाता हूं ताकि अच्छी तरीके से नजर आए सब चीजें, और फटाक से नोट डाउन कर लो। जल्दी से फटाक से, और ये बना लिया तो भाई अब लिखो ब्रांच, ब्रांच, और ब्रांच में भी पांचों ब्रांच आप नोट डाउन कर लो। सेकंड है नोड पॉइंट, तो नोड पॉइंट कोई सा है नहीं, और नोट लगा के लिख लो भाई तीनों, ये जो चारों पांचों बिंदु हैं वो एक ही बिंदु है, ठीक है। डी एफ ई जी एच है वो पांचों एक ही बिंदु है। ये आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड है और वो है तीनों बीसीएफ। फिर लूप और मेश, ये दोनों नोट डाउन कर लो। लूप और मेश में कौन कौन से आ रहे हैं वो सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। फिर लूप में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना सबके सब नोट डाउन कर लो। ठीक है, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। चलेगा दोस्त, आगे बढ़े। किरचॉफ के लॉ देखते हैं। देखो जो साइंटिस्ट अपने किरचॉफ से, इन्होंने सर्किट के एनालिसिस के लिए कल दो लॉ दिए। एक है किरचॉफ का करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। जो अपने किरचॉफ थे साइंटिस्ट के, उन्होंने सर्किट के एनालिसिस के लिए, और सर्किट के एनालिसिस का मतलब है सर्किट से वोल्टेज और करंट्स का वैल्यू को कैलकुलेट करना। सर्किट के एनालिसिस का महत्व क्या है? सर्किट के एनालिसिस का मतलब क्या है कि सर्किट से वोल्टेज का वैल्यू भी कैलकुलेट करना और सर्किट से करंट्स का वैल्यू भी कैलकुलेट करना, उसको अपन बोलते हैं सर्किट एनालिसिस। अब जो अपने साइंटिस्ट किरचॉफ थे, इन्होंने दो रूल दिए जिससे अपन किसी भी सर्किट से करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करें, किसी भी सर्किट से अपन वोल्टेज का वैल्यू अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो किरचॉफ के ये रूल और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रूल है। पहला रूल है किरचॉफ का करंट फ्लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपको बताऊं, जो पिछला लेब असिस्टेंट का पेपर था अभी मेरे ख्याल से जुलाई में ऐसे था, शायद 5-6 मंथ पहले, तब मैंने देखा था पेपर में फिजिक्स के, तो उसमें किरचॉफ के करंट फ्लो से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, अभी आपको मैं बताऊंगा और आपको उस क्वेश्चन का जो पैटर्न दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि इतने लल्लू क्वेश्चन आते हैं क्या।
समझने के बाद सब क्वेश्चन लल्लू ही लगते हैं, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको पूछूं कि भाई किरचॉफ के करंट लॉ से इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, वैसे 12th में अपन ने पढ़ रखा है ये चीज, वही चीज है, उसका थोड़ा एनालिसिस, उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई हेडिंग डाल लो किरचॉफ लॉ और उसमें लिख लो ऐसे कैसे। जल्दी से भाई नोट डाउन कर लो ऐसे कैसे कि भाई किरचॉफ ने दो रूल दिए अपने, किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। फिर अपन देखते हैं करंट लॉ क्या होता है और वोल्टेज लॉ होता क्या है, वास्तविकता में होता क्या है। अब देखो, सबसे पहले अपन बड़े करंट्स के ऊपर, सबसे पहली चीज है किरचॉफ का करंट लॉ। तो किरचॉफ का करंट लॉ ये बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रिंसिपल नोड, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स ऑन प्रिंसिपल नोड इट्स कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। यानी जो अपनी प्रिंसिपल नोड पर जो करंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे वर्ड यूज में ले रहा हूं एल्जेब्रिक सम यूज में नहीं ले रहा हूं। तो एल्जेब्रिक सम का मीन्स ये होता है कि जो अपनी करंट्स हैं उन करंट्स का विद साइन सम, उन करंट्स का अगर अपन योग करें वो चिन्ह सहित करें, चिन्ह सहित योग होता है सम विद चिन्ह, ओके, सम विद साइन, सॉरी सम विद चिन्ह क्या होगा, सम विद साइन, अगर अपन चिन्ह सहित योग करें तो वो जो करंट्स होंगी उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। वहां पे जो एल्जेब्रिक सम का मतलब भी यही है कि करंट्स का चिन्ह सहित योग। अब आप कहोगे सर करंट्स का चिन्ह सहित योग का मतलब क्या हुआ, करंट्स का चिन्ह सहित योग का मतलब ये हुआ कि अपने प्रिंसिपल नोड पर, भाई अपन ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल नोड पर जो करंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है, अपने प्रिंसिपल नोड पर करंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है, ये अपना किरचॉफ का करंट लॉ बोल रहा है। अब भाई अपने प्रिंसिपल नोड पर करंट्स आती भी है, अंदर की तरफ भी आती है, प्रिंसिपल नोड की तरफ करंट आ भी रही होती है और प्रिंसिपल नोड से करंट बाहर भी जा रही होती है, इसलिए अपन यहाँ पे लेते हैं एल्जेब्रिक सम का यूज। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है चिन्ह सहित योग, चिन्ह सहित योग का मतलब ये हुआ कि अपने प्रिंसिपल नोड की तरफ जो करंट्स आ रही हैं उनको अपन पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। जितनी भी करंट्स अपने प्रिंसिपल नोड की तरफ आ रही हैं उन करंट्स को अपन पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, और जितनी भी करंट अपनी प्रिंसिपल नोड से दूर जा रही है, प्रिंसिपल नोड से बाहर जा रही है, तो उन सभी करंट्स को अपन नेगेटिव साइन के साथ यूज में लेते हैं। ठीक है, उन सभी करंट्स को अपन क्या करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ यूज में लेते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है एल्जेब्रिक सम, चिन्ह सहित योग। तो दोस्त किरचॉफ का करंट लॉ हेडिंग डाल लो और उसमें लिख लो जल्दी से। ठीक है, किरचॉफ का करंट लॉ हो गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, वो क्या होता है एट प्रिंसिपल नोड इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी करंट्स का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा, अर्थात अपन इसे लिख सकते हैं कि जो ये समीशन है आई आई, और इस आई का वैल्यू होता है 1 से लेकर के n तक। ठीक है, इस आई का वैल्यू होता है 1 से लेकर के n तक, वो क्या होगा, टोटल जीरो होगा। समीशन आई आई ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिख लो भाई नीचे। इस आई आई का मतलब क्या हो गया कि समीशन का मतलब होता है सम, और आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यानी कितनी भी करंट्स अगर आए अपने प्रिंसिपल नोड पर, कितनी भी करंट्स आ रही हो, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो सम होगा वो जीरो होगा, उन सभी का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो समीशन का मतलब है सभी का सम, चाहे फिर वो पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आओ, जैसी भी आ रही है। एन का वैल्यू अपन ले रहे हैं 1 से n, ठीक है। तो 1 से n का मतलब क्या है, 1 से और n तक का मतलब है कि 1 से ऊपर पॉजिटिव नंबर सी यहाँ पे आएंगे। अब देखते हैं अपन एक एग्जांपल इसके ऊपर कि कैसे किसी प्रिंसिपल नोड पर करंट्स आती है जाती है, तो वो एक एग्जांपल अपन ले तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, एक बार मैं एग्जाम्पल लिखूं, दूर हट जाऊं ताकि पूरे पेजेस में आपको दिखाई दे। ये मैं ले रहा हूं कोई प्रिंसिपल नोड, और प्रिंसिपल नोड पर 3 धाराओं का मिनिमम होना इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी तो कितनी धाराएं आओ, 3 धारा तो होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये सभी करंट्स ले रहा हूं अपने प्रिंसिपल नोड पर। ये वाला मैं ले रहा हूं कि रेजिस्टेंस R1 है, ये वाला रेजिस्टेंस R2 होगा, R3, R4, R5 और R6। यहां से करंट जा रही है, वो जा रही है I1, I2, बाहर आ रही है I3, I4, और यहां से अपनी जो करंट है वो अंदर आ रही है I5, और यहां से भी अंदर आ रही है I6। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखो। देख रही है भाई ध्यान से? अरे आ जाऊं क्या कैमरे में? ठीक है। अब देखो भाई, अब इस एग्जांपल में किरचॉफ फ्लो अपन को लगाना है। किरचॉफ का करंट फ्लो कैसे यूज में आएगा कि आने वाले करंट्स को पॉजिटिव और अपने प्रिंसिपल नोड से दूर जाने वाली करंट्स को नेगेटिव साइन के साथ अपन को डिनोट करना है। भाई देखो भाई, प्रिंसिपल नोड की तरफ कौन कौन सी करंट्स आ रही हैं, ध्यान से देखो। भाई देखो, R1 रेजिस्टेंस से ले लें, R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही है, क्या वो प्रिंसिपल नोड की तरफ जा रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल, जो I1 करंट है वो अपनी प्रिंसिपल नोड की तरफ जा रही है, तो I1 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर I2, अरे भाई I2 भी तो पॉजिटिव ही आ गया, अंदर की तरफ जा रही है। I3, अब भाई I3 करंट है वो नेगेटिव साइन के साथ अपन उसका योग कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, योग करेंगे लेकिन चिन्ह सहित। चिन्ह सहित का मतलब भाई I1 करंट है अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव चिन्ह के साथ उसका योग कर दिया। I2 करंट है अंदर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव चिन्ह के साथ उसका योग कर दिया, इसलिए मेरे को पॉजिटिव लिखने की जरूरत तो नहीं। लेकिन फिर I3 करंट देखो बाहर की तरफ आ रही है, योग किया है मैंने, लेकिन I3 करंट को नेगेटिव लिखा है। योग करो, माइनस का I4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बाहर की तरफ जा रही है। अरे I4 करंट बाहर की तरफ जा रही है ना मेरे भाई। फिर I5 तो आप कहोगे अंदर की तरफ, और I6 भी अंदर की तरफ, और ये जो टोटल सम होगा इनका वो 0 हो जाएगा। टोटल सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अर्थात अपन लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6, और इसका वैल्यू बराबर होगा I3 प्लस I4। यानी संधि बिंदु पर आने वाली जो धाराएं हैं उनका जो वैल्यू है वो संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। संधि बिंदु पर जो जितनी भी करंट संधि बिंदु की तरफ आ रही हैं, उन आने वाली करंट्स का वैल्यू संधि बिंदु से दूर जाने वाली करंट्स के वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। और इसलिए ये जो अपना किरचॉफ का लॉ है इसको नोड लॉ भी बोला जाता है, संधि नियम भी इस लॉ को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो होता क्या है, इसको संधि नियम बोला जाता है, इसको नोड लॉ बोला जाता है। तो अपन को कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूव कीजिए कि अपना जो ये किरचॉफ का करंट फ्लो है वो अपने चार्ज के लिए और कोवेरिएंट है, निश्चर है, या चार्ज के लिए ये निश्चर होता है, चार्ज के लिए नियत होता है, या उसकी पालना करता है
चार्ज कंजर्वेशन लॉ की ये क्या करता है, पालना करता है, ये फॉलो करता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ को। किस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग चीजों से बने जा सकते हैं, अलग अलग टाइप से बन करके आ सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है कि सिद्ध कीजिए कि अपना जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ का क्या करता है, फॉलो करता है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ नियम को, लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये चीज पूछ ली गई। अब भाई कैसे ये फॉलो करेगा, तो भाई किरचॉफ का करंट लॉ लगा करके अपन देखेंगे कि ये कैसे और चार्ज कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसको देखें, इससे पहले आप नोट डाउन कर लो भाई। तो हेडिंग डाल लो किरचॉफ का करंट लॉ, और किरचॉफ के करंट लॉ में आपने यहां तक लिख लिया समीशन आई। तो ये सर्किट बना लो, और एक बार मैं कैमरे से दूर हट जाऊं, कैमरे से दूर हट जाऊं, और भाई ऐसे कैसे ये कोई सर्किट बना के और इन सभी को लिख लो, ऐसे कैसे लिख लो भाई। ठीक है, चलेगा। और आगे लिख लो भाई, एल्जेब्रिक सम का मीन्स, सभी चीजें लिखो भाई, बाद में याद नहीं रहती हैं ये चीजें। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, और भाई करंट जो आ रहा है अपने जंक्शन पे, अपने प्रिंसिपल नोड पे, तो उसे अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, या फिर जो गोइंग आउट हो रहा है, दूर जा रहा है, उसे अपन नेगेटिव चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। और ये सब चीज लिख लो भाई, ये सभी चीजें अपन ने पढ़ ली, बस ये थ्योरी है तो इसे नोट डाउन कर लो, इस थ्योरी को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि अपना जो आने वाली करंट्स है, जो अपने जंक्शन की तरफ आ रही है, वो करंट्स जंक्शन से गोइंग आउट होने वाली करंट्स की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये ग्रीन चीज से ये लिख लिया, तो ये वाली चीज भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। सम ऑफ करंट्स कमिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग जंक्शन, यानी आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, लिख ली भाई ये चीज, नोट डाउन कर लिया होगा ना भाई। नोट डाउन करने में वक्त मत लगाया करो, ठीक है, चलेगा। अभी अपन उस चीज को पढ़े कि भाई वो कैसे पालना करती है। प्रूव दैट किरचॉफ्स करंट लॉ चार्ज इज कंजर्वेड, यानी किरचॉफ्स के करंट लॉ पे अपना जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब संरक्षित होता है। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित, यानी अपना चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ये चीज अपन को प्रूव करनी है। अब देखो भाई कैसे प्रूव करें, तो किरचॉफ का करंट फ्लो लगाना है, वो प्रूव अपने आप हो जाना है। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। वो का वो एक बार मैं सर्किट बना दे रहा हूं भाई, अभी अपन ने सर्किट बनाया ना, ये वाला हो गया अपना प्रिंसिपल नोड, और 3 करंट तो आएंगी ही आएंगी, अपन अब की बार 4 ही ले ले, 5 ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये अपना R1 रेजिस्टेंस हो गया जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी I1। ये अपना R2 रेजिस्टेंस हो गया, अरे भाई ये पूरा ही गड़बड़ हो गया क्या, चलो दोबारा बना ले। ये हो गया अपना प्रिंसिपल नोड, और यहाँ पे भाई 3 करंट तो आनी चाहिए, इसके ज्यादा आए तो अच्छी बात है। अपन 4 करंट्स ले ले। ये मानो R1 करंट, R1 रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I1। ये अपना R2 रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। ये अपना R3 है जिससे बाहर जा रहा है I3, और ये अपना R4 है जिससे करंट बाहर जा रहा है I4। ठीक है, अब इसमें अपन को सिद्ध क्या करना है, इसमें प्रूव क्या करना है कि अपना जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, चार्ज को कंजर्व्ड सिद्ध करना है। तो ध्यान से सुनना,
वही किरचॉफ का करंट फ्लो लगाएंगे और चार्ज देखो कंजर्व सिद्ध कर देंगे, ठीक है, इसको पूरे प्रूव कर देंगे। तो भाई लगाओ भाई किरचॉफ करंट फ्लो बाई केसीएल। केसीएल का मतलब क्या हो गया, किरचॉफ करंट से लो। भाई लगाओ किरचॉफ का करंट लो, किरचॉफ का करंट लो लगाओगे तो भाई R1 रेजिस्टेंस से चलना स्टार्ट करोगे। R1 रेजिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। सॉरी, R1 रेजिस्टेंस में अपन देखेंगे तो करंट क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, तो करंट क्या हो जाएगी I1। और R2 में भी अंदर की तरफ जा रही है, R2 में भी अंदर की तरफ जा रही है, तो करंट हो गई I2 प्लस में। फिर आ गया I3, देखो बाहर की तरफ तो माइनस का I3, और माइनस का क्या हो गया I3, और I4 करंट भी बाहर जा रही है तो माइनस का हो गया I4, और ये क्या हो गई इक्वल टू 0 हो गई। इसको समीकरण इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन काम में आएगी, क्योंकि अपन को किरचॉफ से करंट्स को अपन को प्रूव करना है कि कैसे कंजर्व होता है, ये चीज तो अपन को प्रूव करनी है। अब देखो होगा क्या, मेरे को एक बात बताओ, अरे भाई एक ही मिनट सुनना। अब देखो एक बार अपन चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पे लगाएं, तो मैं बोल रहा हूं कि माना कोई डेल टी टाइम है और डेल टी टाइम में अपना चार्ज फ्लो हो रहा है और डेल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मेरे को ये बताओ एक यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा भाई डेल क्यू अपॉन में डेल टी चार्ज फ्लो हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि मैं बोल रहा हूं कि अगर डेल टी टेंड्स टू 0 हो, मैथमेटिक्स में 11th 12th में अपन ने पढ़ा है, ये डेल टी टेंड्स टू 0 करते हैं क्या हो गया, अपना लिमिट लगेगा। तो ये अब देखे अपन इस करंट का वैल्यू, तो लिमिट क्या हो जाएगा, डेल टी टेंड्स टू 0, भाई दोनों लिमिट लगा दे, और लिमिट लगा दे डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल क्यू अपॉन में डेल टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, करंट का वैल्यू हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है, करंट का वैल्यू हो गया डी क्यू अपॉन में डी टी। और अपन को क्या सिद्ध करना है कि भाई क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मेरे को बताओ यहाँ पे करंट्स का जो वैल्यू आया डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या किस बात को प्रूव कर रहा है, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि टोटल चार्ज, यहाँ पे जो कैपिटल क्यू का मतलब है कि यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया। अपने पॉइंट जो अपना प्रिंसिपल नोड लिया, अपने प्रिंसिपल पॉइंट लिया, वहां पे टोटल चार्ज कितना है सॉरी, वहां पे टोटल चार्ज कितना है वो आ गया। इस ये आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इस चीज को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। अब अपन को इस क्यू को क्या कर दें, अगर कांस्टेंट दिखा दे, अगर क्यू को अपन कांस्टेंट दिखा दे तो चीज अपने आप प्रूव नहीं हो जाएगी कि भाई क्यू अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वो कंजर्व भी होगा। तो सुनो भाई, बाई अपन देख लें समीकरण 1 से, बाई इक्वेशन फर्स्ट, और भाई आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, ये तो अपना क्या है, टोटल चार्ज आ रहा है। अब भाई अपन अलग अलग करंट्स में देखें इस चार्ज को, भाई आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब हो गया सोर्स से आने वाला टोटल चार्ज। आई का मतलब क्या होता है, जो करंट सोर्स से आ रहा हो, और ये चीज अपन ने और जो रूल है रूल के हिसाब से लगाया कि भाई डेल टी टाइम्स में डेल क्यू आवेश अपना जो ये चीज तो अपन ने स्टार्ट की उस वक्त ही पढ़ी थी। अब देखो ये तो टोटल करंट आ गया, अपना टोटल करंट आ गया जो कि प्रिंसिपल नोड पर है। अब अपने करंट्स I1 I2 I3 I4 I5 इनमें विभाजित हो रहा है, तो उस करंट्स को भी क्या है कि भाई वो करंट भी इसकी पालना करता है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो मेरे को ये बताओ, मैं I1 की जगह dq1 अपॉन dt लिख सकता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है, अब विभाजित हो रहा है, टोटल करंट अपन dq अपॉन dt लिख रहे हैं, तो I1 करंट अब टोटल करंट dq अपॉन dt I1 में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, dq1 अपॉन dt हो जाएगा। फिर वो आगे जाएगा I2 में विभाजित हो जाएगा तो वो dq2 अपॉन dt हो गया, I3 में dq3 अपॉन dt हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखें भाई, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अब कैपिटल क्यू तो टोटल चार्ज को, लेकिन अपन स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे क्योंकि अब अपना करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे भाई, dq1 अपॉन में dt प्लस dq2 अपॉन में dt माइनस dq3 अपॉन में dt। अरे भाई
ध्यान से देखना, dq3 अपॉन में dt और माइनस dq4 अपॉन में क्या हो गया dt और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू मेरे भाई 0 हो जाएगा। भाई यहां से मैं सभी समीकरण में सभी इक्वेशंस में d अपॉन dt कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा, q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस q4, यही बचेगा क्या, और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। भाई ये चार्ज क्या सिद्ध कर रहा है, ये चार्ज ये सिद्ध कर रहा है कि अपने प्रिंसिपल नोड पर आने वाला टोटल चार्ज को सिद्ध कर रहा है। प्रिंसिपल नोड पर आने वाला टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, सभी करंट्स का टोटल चार्ज ये क्या कर रहा है, ये वाली चीजें ये चीज सिद्ध कर रही हैं, ये चीज ये प्रूव कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि अपने प्रिंसिपल नोड पर चार्ज आ भी रहा है और प्रिंसिपल नोड से चार्ज दूर भी जा रहा है, तो टोटल चार्ज को अपन कैपिटल क्यू से क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। अरे भाई टोटल चार्ज तो अपना क्या है, कैपिटल क्यू है, और ये I1 I2 I3 I4 ऐसे में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को अपन ने देख लिया और डेफिनेशन लगा दी। अब ये जो चार्ज आया है वो किसको डिनोट करेगा, भाई टोटल को करेगा। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, अरे भाई इसका मतलब अपन लिख सकते हैं ना dq अपॉन dt, और ये क्या होता है 0। अरे भाई dq अपॉन dt क्या होता है 0, ये अपन ने किससे लिखा, अरे भाई पूरे, और अब ये अपन ने ऊपर वाले इक्वेशन से लिखा है ये चीज। तो अब सुनो ध्यान से, dq अपॉन dt आने का 0 आने का मतलब क्या हुआ, अरे भाई q कांस्टेंट नहीं हो गया क्या, और q का कांस्टेंट होना ही अपन को सिद्ध करना था, इसका मतलब क्या हो गया, q कांस्टेंट हो गया, q नियत हो गया। अब आप कहोगे सर q कांस्टेंट कैसे हुआ, q कांस्टेंट क्यों हुआ, इस चीज के लिए अगर आपको दोस्त अभी भी पता नहीं पड़ा कि q कांस्टेंट कैसे हुआ, इसका मतलब आपके डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में बहुत बहुत भयंकर कमी रही हुई है मेरे ख्याल से। क्योंकि अपन किसी भी चीज का कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट किसी भी कोई भी अपनी राशि है, कोई भी क्वांटिटी है, उसका अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और अगर कांस्टेंट है वो, तो उसका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मेरे भाई अगर क्यू कांस्टेंट होगा और क्यू का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपन को सिद्ध क्या करना था कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, चार्ज को कंजर्व्ड अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, और यही चीज अपनी प्रूफ हो चुकी है। तो भाई जल्दी से फटाक से एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो। एक बार मैं कैमरे से हट रहा हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट KCL चार्ज इन कंजर्व्ड इन, KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। KCL का मतलब क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ, ये क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ये चीज अपन को क्या करनी है, प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई डायग्राम बना लो ऐसे कैसे, और फिर बाई KCL लिख के और इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो भाई, इफ डेल टी टेंड्स टू क्या हो, डेल क्यू हो, यानी डेल टी समय में अपना चार्ज जो डेल क्यू फ्लो हो रहा हो, इसका मतलब ये है, और इतना तो आप जानते ही हो ना, ठीक है। तो डायग्राम बना लिया जल्दी से भाई, अब तो स्पीड बढ़ गई होगी ना, जैसे सर्दी का टाइम है तो स्पीड क्या ही बढ़ेगी, सर्दी में वैसे ही हाथ अपने अकड़ रहे होते हैं। कुछ भाई बहनों को चिंता हो रही होती है यार कि कहीं हाथ ना टूट जाए, कड़क है ना, कड़क है बहुत, ठीक है। लेकिन अगर आप फड़ोगे और फड़ोगे तो आपके हाथ कभी नहीं टूटेंगे, इस बात का ध्यान रखना, कभी नहीं टूटेंगे। अरे भाई अपनी सर्दी है, सर्दी पे भी कामयाबी हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है, सर्दी में भी कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रजाई से बाहर निकलने का मन किसका करता है यार, उस जन्नत भरी जिंदगी में, और सोते रहो कि तू सोता रहे, दुनिया काम करती रहेगी। तो वहां पे उठना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब अपने हौसले बुलंद हो
अपना टारगेट फिक्स हो तो बिल्कुल अपन उठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अक्सर ये चीज अपने ऊपर निर्भर करती है कि अगर अपना सब्जेक्ट के प्रति, अपना टारगेट के प्रति अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती उस काम को करने से, अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहली बात है रुचि बनाना। और ऐसे तो भाई अपन कहते हैं ना कि गधे को या घोड़े को पानी के टैंक तक, पानी के जो टैंक है वहां तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि पानी अपन उसे नहीं पिला सकते। तो आपको क्लास और आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं, पढ़ना आपको खुद को ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ऐसे मेहनत करते रहा करो और बिल्कुल आपका कोर्स समय पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं क्लास मैराथन क्लासेस भी शेड्यूल कर रहा हूँ, और अगर वो क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की आप चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कोर्स कंप्लीट कराने की भाई याद मैं खुद नहीं करूंगा, याद आपको ही करना पड़ेगा। और याद करने का दोस्त अगर तरीका बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सेकेंड ईयर की अगर सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, या फिर अगर मार्किंग की दृष्टि से आपको बताऊं 30 बाई जो 34 अंक की ये है, 34 में से 34 अगर आपको मार्क्स मिल सकते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल सकते हैं। कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज को, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। और अगर आप इस चीज को पढ़ोगे दोस्त, इतनी सिंपल सिंपल चीजें है ना, इतनी अगर आप खुद फील करोगे फिजिक्स को तो खूब मजे आएगा। और बहुत ही सिंपल चीज है, फिजिक्स की हर चीज सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक्स खुद को मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। पर्सनली आपको बताऊं तो बाकी पूरी फिजिक्स है, लेकिन पर्सनली मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब परियों की गाथाओं की तरह लगती है। जब मैं इसे पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरे को खुद को अपने आप में एक जुनून पैदा होता है, अपने आप में एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सरल है अक्सर। और मेरे को भी बहुत बार ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में मैं आता हूँ जो बोलते हैं कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टफ है। अक्सर आप भी आए होंगे, लेकिन अभी आप क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको क्लासेज को बहुत ही सिंपली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपली। इससे सिंपल तो क्या ही होगा यार, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं जीरो से, कभी कभार आपको लगता भी होगा यार इतना डेप्थ में जाकर के हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, या अब कभी आपको लगता होगा कि हमें इतना कमजोर क्यों समझा जा रहा है। तो आपको कमजोर समझने की बात नहीं है दोस्त। क्लास में एक बच्चा टॉपर भी बैठा हुआ है, और क्लास में एक बच्चा वो भी है जिसने, और 36 मार्क्स से ही क्या पता वो पास हुआ हो। तो क्लास में एक, मैं लूजर कभी नहीं बोलूंगा, किसी को भी लूजर नहीं बोलूंगा, क्योंकि लूजर कोई होता ही नहीं है। वास्तविकता में लूजर कोई नहीं होता है। आपकी भ्रांति, आपका माइंड, आपका आसपास का माहौल आपको लूजर बना सकता है। जब आप खुद के ऊपर अपनी जीत हासिल करोगे, आपकी जो लूजर का टैग है वो आप खुद अपने आप से हटा सकते हो। तो लूजर तो जिंदगी में कोई नहीं है, और जिसको दुनिया को लगता है कि ये कुछ नहीं करेगा, उसी ने कुछ किया है, उसी ने मिसाल दी है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको दुनिया बोलती है कि तू दुनिया में, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्त याद रखना अब बहुत कुछ करेंगे, और वही दुनिया आपको सलाम ठोकेगी अगर आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप। तो और इसके अतिरिक्त मैं मैराथन क्लासेस शेड्यूल करूंगा, पार्थ और सारथी, इन दोनों ही चीजों में। और बच्चे, अक्सर ऐसा होता है कि जब एग्जाम टाइमिंग आ रही होती है तो अपन देखते हैं कि भाई कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे अपन नोट्स पढ़ रहे हैं, अब नोट्स पढ़ना तो अपने हाथ में है, अपन ने नोट्स पढ़ भी लिया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, तो वो क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो क्वेश्चन भी अपन शेड्यूल करेंगे और वो क्वेश्चन देखेंगे जितने भी अपने बीते ईयर्स के। और आपने सुना होगा भाई कॉलेज में रिपीट होता है वगैरह वगैरह, तो उन चीजों पे आप ध्यान मत देना। अगर होता भी है तो हो जाने दो, वो उनकी काम है जिनको रात को पढ़ के और सुबह पास होना है, और फिर बैक लगते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। अपन नॉलेज के लिए अगर आप रेगुलरली अगर पढ़े हैं, नोट्स आप बना रहे हैं, इसका मतलब आपका उद्देश्य कई बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। आपका ग्रेजुएशन करना तो शायद मुख्य उद्देश्य नहीं रहा होगा। तो अपन जो सारथी या पार्थ को मैं नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ बीते ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन कैसे पुटअप होके आते हैं भाई। अपन ने एक यूनिट, जैसे ये सर्किट एनालिसिस का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अब मैं आपके लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा, एक नया बैच लेकर के आऊंगा। उस बैच में अपन बीते एग्जामिनेशन में 5-6 सालों में जितने क्वेश्चन अपने पुटअप हुए हैं सर्किट एनालिसिस से, वो सभी क्वेश्चन आपके बीच सोल्व कराऊंगा, ताकि आपको पता चले
कि वास्तविकता में होता क्या है, वास्तविकता में क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। ऐसे तो पढ़ते रहेंगे जब तक अपन को टेस्ट नहीं लगेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। और कॉलेज की अगर शिक्षा प्रणाली की बात करूं, कॉलेज की एजुकेशन की बात की जाए तो कॉलेज में अगर 70 बन रही है, 60 बन रही है तो मतलब वाजी वाजी हो जाती है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं यही है कि अपन को पढ़ना बहुत बड़ी बात हो रही है। कॉलेज की बुक्स को, कॉलेज के नोट्स को पढ़ना बहुत बड़ी बात है यार। टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ मॉक टेस्ट नहीं है, कुछ टेस्ट सीरीज नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो सब डिपेंडेंट होते हैं कि हमें डायरेक्ट मिल जाए। सब शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं और उसी शॉर्टकट के चक्कर में और बहुत कुछ खो देते हैं। तो वो सब कुछ चीजें अपन को नहीं खोनी है। तो इसलिए और जल्द ही आप बेफिक्र रहें। फिजिक्स की चिंता, फिजिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक की चिंता आप छोड़ दें। अगर आप रेगुलरली क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, जो भी महामैराथन क्लासेज ली जा रही हैं आप अटेंड करेंगे। अभी महामैराथन क्लास एक भी नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपकी क्लासेज भी अभी रेगुलरली नहीं चल पा रही है, लेकिन आप उसके लिए बेफिक्र रहे। अभी आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली होंगी। और ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी, क्लासेस कब अपलोड होंगी नहीं हो रही है इस चीज की आप बेफिक्र, आप उस चीज की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दें। क्लासेज होंगी, कोर्स कंप्लीट होगा और टाइम पे होगा, ठीक है। और चलेगा। और इसी प्रकार से और इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी को जारी रखें। दोस्त, समय अभी मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और अपनी फिजिक्स को और बहुत जुनूनमयी और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।